दोस्तों, क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि गर्मी आते ही हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? क्यों आखिर गर्मी में मम्मी जी हमारे लिए घड़ा यानी कि मटका खरीद के लाती है और उस मटके का पानी एकदम से ठंडा रहता है? क्यों आखिर हम लोग जब बहुत ज्यादा पसीने से भरे हुए होते हैं और किसी पंखे के नीचे आते हैं तो हम लोग को एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल वाली फीलिंग आ रही होती है? दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे क्यों का आंसर आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके हमारे इस YouTube चैनल द नॉलेज आइलैंड में। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में और देखते हैं कि आखिर ये सारी घटनाएं क्यों हो रही होती हैं। दोस्तों, इस तरह के सभी घटनाओं के पीछे जो मेन कारण छुपा हुआ है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सभी घटनाएं घटित हो रही है। अब कैसे? तो वो कैसे को जानने के लिए चलिए हम लोग पहले इवेपोरेशन को समझते हैं कि आखिर इवेपोरेशन होता क्या है। एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो फिर सारे के सारे घटनाएं एक करके खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इवेपोरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब नाम से जैसे कि आपको लग रहा है कि वाष्प बनना, वाष्पीकरण, वाष्प का बनने का प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अब वाष्प के बनने का प्रोसेस मतलब यानी कि लिक्विड जब वेपर बनता है, जब कोई भी लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या कह सकते हैं जब कोई भी लिक्विड अपना फॉर्म चेंज करके गैसियस फॉर्म में आता है, जब गैसियस स्टेट में आता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं इवेपोरेशन। अब आप सोच रहे हो कि जब लिक्विड गैस बनता है तो हमने एक और प्रोसेस का नाम सुना है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन प्रोसेस भी तो शायद वाष्पीकरण ही हो रहा होता है। तो बिल्कुल सही याद आ रहा है दोस्तों, हम लोग वेपराइजेशन को भी वाष्पीकरण कहते हैं। अब वेपराइजेशन को भी वाष्पीकरण और इवेपोरेशन को भी वाष्पीकरण, तो क्या ये वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों ही प्रोसेस सेम हुए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोस्तों, इन दोनों के बीच में छोटा नहीं बहुत बड़ा अंतर छुपा हुआ है। अब वो अंतर क्या है, चलिए धीरे धीरे एक एक करके क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, इवेपोरेशन का भी मतलब वाष्पीकरण और वेपराइजेशन का भी मतलब वाष्पीकरण, लेकिन जो मेन बात है वो ये है दोस्तों कि इवेपोरेशन एक तरह का वेपराइजेशन है। क्या कहा मैंने? इवेपोरेशन एक तरह का वेपराइजेशन है, यानी कि वेपराइजेशन के दो प्रकार होते हैं। एक हो गया आपका इवेपोरेशन और दूसरा हो गया आपका बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन आपने दोनों ही सुन रखा है। तो ये दोनों में ही लिक्विड अपना फॉर्म चेंज करके गैसियस फॉर्म में पहुंचता है, अपना स्टेट चेंज करके गैसियस स्टेट में पहुंचता है। इवेपोरेशन में भी वही हो रहा होता है और बॉइलिंग में भी यही हो रहा होता है। फिर आखिर अंतर क्या हुआ? तो दोस्तों, अंतर यह है कि इवेपोरेशन वेपराइजेशन का एक स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन वेपराइजेशन का एक स्लो प्रोसेस है, बट बॉइलिंग वेपराइजेशन का एक बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। इवेपोरेशन में वेपराइजेशन जो हो रहा होता है, यानी कि जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो बहुत ही स्लो फॉर्म में होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। और बॉइलिंग में वेपराइजेशन बहुत ही रैपिड फॉर्म में होता है, बहुत ही तेजी से हो रहा होता है। क्या चीज? लिक्विड गैस में कन्वर्ट। सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन और बॉइलिंग में स्लो और रैपिड ही डिफरेंस नहीं है, इसके पीछे एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है दोस्तों कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, इन एनी टेम्परेचर, लेकिन बॉइलिंग होने के लिए आपको एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत है, 100 डिग्री सेल्सियस। इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर में होगा, यानी कि कभी भी कोई भी लिक्विड को बस आप छोड़ दीजिए वो इवेपोरेट होगा। ऐसा नहीं कि उसे आप चूल्हे में चढ़ाएंगे, उसे गर्म करेंगे तो ही इवेपोरेट होगा। गर्म कीजिएगा तो भी आपका वो लिक्विड गैस बनेगा, नहीं गर्म कीजिएगा फिर भी वो लिक्विड आपका गैस बनेगा। बट यहां पर कंडीशन क्या है? जो अपने आप बन रहा होगा वो बहुत ही स्लो प्रोसेस से होगा, और यदि आप उसे गर्म करके गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, बहुत ही ज्यादा तेज होगा। तो सब के सब अलग अलग टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं
उन सब का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहां पर जो 100 डिग्री मैंने लिखा है ये वाटर का लिखा हुआ है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो 100 डिग्री में बॉयल होने शुरू हो जाता है। लेकिन क्या वाटर को इवापोरेट होने के लिए भी 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए? जी नहीं दोस्तों, इसको इवापोरेट होने के लिए कोई भी टेम्परेचर चलेगा। इसके लिए आप 5, 6, 7, 10, 20 कितना भी डिग्री सेल्सियस दे दीजिए टेम्परेचर, वो उसी टेम्परेचर में इवापोरेट होने शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना स्लोली होगा कि आपको पता थोड़ा कम चलता है। और इसी का सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल है कि वाटर साइकिल, जो बारिश होती है ना, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस इवेपोरेशन का। कैसे? वाटर बॉडीज में जो पानी होता है, यानी कि समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, जहां भी पानी होता है, वो पानी धीरे 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 स्लो एंड स्पीडी मोशन में इवापोरेट होते रहता है और ऊपर जाते रहता है। क्या उसमें हम लोग अलग से गर्मी दे रहे होते हैं? क्या उसे हम लोग चूल्हे से गर्म कर रहे होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करते हम लोग दोस्तों। वो पानी अपने आप धीरे धीरे इवापोरेट होता है और फिर ऊपर जाके बादल बनता है और फिर वो एज अ फॉर्म ऑफ रेन हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका इवेपोरेशन का। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा गर्मी देने की जरूरत पड़ी नहीं, ये धीरे 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 इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का ही यूज करते हुए इवापोरेट होते चला गया और सीधा ऊपर वेपर बन के चला गया। लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो उसके लिए आपको अलग से टेम्परेचर देना होगा, अलग से चूल्हे में गर्म करना पड़ेगा कोई भी चीज को, तब जाके वो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा। और वो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद तब कहलाएगा कि इस वाटर में बॉइलिंग प्रोसेस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम में इवेपोरेशन हो रहा होता है और बॉइलिंग पॉइंट में आपका बॉइलिंग हो रहा होता है। समझ में आया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस इवेपोरेशन के होने से क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपका जो घड़े का पानी ठंडा रहता है वो इसी इवेपोरेशन की वजह से रहता है। यदि मैं कहूं कि आप जो गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना बहाए होते हैं और पंखे के नीचे आते हैं तो जो आपको ठंडा फील होता है तो वो इसी इवेपोरेशन की वजह से हो रहा होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, अगर यकीन नहीं कर रहे हैं तो आपको अभी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के पीछे मैंने बताया था कि ये इवेपोरेशन ही कारण है। अब वो कारण कैसे है, चलिए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, यहां पर वाटर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो किसी तरह से हो। अब मान लेते हैं ये गीला कपड़ा ही है, तो इस गीले कपड़े में जो पानी प्रेजेंट है, जो इसमें वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर में इवापोरेशन होगा या बॉइलिंग होगा? निश्चित ही कहिएगा कि डेफिनेटली वो इवापोरेशन प्रोसेस वहां हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग कपड़े को गर्म तो कर नहीं रहे हैं, जो कि बॉइलिंग होगा। तो कंटिन्यूअसली इवापोरेशन होगा और इसी इवापोरेशन की वजह से वो कपड़ा आपका सूख जाता है। यदि आप इस गीले कपड़े को कहीं भी रख दीजिए तो वो सूख जाएगा, चाहे आप इसे धूप में रखिए या इसे आप नीचे छांव में रख दीजिए। अंतर बस इतना आएगा कि धूप में रखेंगे तो जल्दी सूखेगा और छांव में रखिएगा तो धीरे धीरे सूखेगा। अब धूप में रखने से जल्दी क्यों होगा? वो इसीलिए क्योंकि धूप में ज्यादा थोड़ा सा हीट मिलेगा और जैसे ज्यादा हीट मिलेगा तो इवापोरेशन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही छांव में रखिएगा तो उसको हीट कम मिलेगा, तो हीट कम मिलने की वजह से उसका इवापोरेशन रेट कम रहेगा, लेकिन इवापोरेशन होगा तो जरूर। तो अभी मैंने एग्जांपल लिया था गीले कपड़े का कि इस गीले कपड़े में पानी है। अब ये पानी अपने आप धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों, ये कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा? हमने तो कह दिया कि ये किसी भी टेम्परेचर में इवापोरेशन होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो क्या इसको कन्वर्ट होने के लिए कोई तो टेम्परेचर चाहिए होगा ना? वो टेम्परेचर इसे मिलता कहां से है? तो वो टेम्परेचर इसे मिलता है दोस्तों थोड़ा बहुत तो एटमॉस्फेयर से और थोड़ा बहुत जिस सरफेस में ये वाटर यानी कि ये लिक्विड होता है उस सरफेस से। इस सरफेस में छुपा हुआ लेटेंट हीट का इस्तेमाल करके ये वाटर इवापोरेट हो रहा होता है। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है दोस्तों?
तो लेटेंट हीट के बारे में मैंने पूरा का पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके लेटेंट हीट को अच्छे से समझ सकते हो। मैं यहां पर हल्का सा लेटेंट हीट के बारे में समझा देता हूं कि लेटेंट हीट हम लोग वैसे हीट को कहते हैं जिस हीट का इस्तेमाल कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल अपने स्टेट को चेंज करने में करता है। सपोज दैट कोई अगर सॉलिड फॉर्म में है, वो यदि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उस कन्वर्जन में जिस हीट का वो इस्तेमाल करता है वो हीट कहलाता है लेटेंट हीट। यदि कोई सब्सटेंस लिक्विड में है तो लिक्विड से गैस बनने के लिए वो जो अभी कन्वर्ट हो रहा है, अपना स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, अपना फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कन्वर्जन में जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो हीट कहलाता है लेटेंट हीट। तो यहां पर भी ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर वेपर में। तो निश्चित ही वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा हीट का इस्तेमाल करेगा दोस्तों? वो लेटेंट हीट का इस्तेमाल करेगा। तो वो लेटेंट हीट इसे मिलेगा कहां से? वो लेटेंट हीट जिस सरफेस पे ये है उस सरफेस से लेगा और थोड़ा बहुत वो अपने एटमॉस्फेयर से लेगा। तो वो हीट का इस्तेमाल करके ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? अब समझिएगा कि जिस सरफेस से उसने हीट ले लिया, अगर यहां पर कपड़े की बात करें तो इस वाटर के द्वारा इस सरफेस में मौजूद जो हीट था वो अगर ले लिया जाता है तो कहेंगे कि ये कपड़े में या फिर इस सरफेस में हीट कम हो जाएगा, और इसी हीट कम होने की वजह से ये कपड़ा या ये सरफेस ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी कि क्यों इवापोरेशन की वजह से ठंडक लग रहा होता है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल से इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अभी फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था कि क्यों हम लोग जब बहुत ज्यादा पसीने से तरबर होते हैं और पंखे के नीचे बैठते हैं तो हम लोग ठंडा ठंडा फील करते हैं, क्यों? मान लेते हैं कि अभी पूरा बॉडी पसीने से तरबर है, और पसीने से तरबर है यानी कि पूरा वाटर है हमारे बॉडी के ऊपर, पंखा चलने शुरू हो गया, इवापोरेशन का रेट बढ़ गया। इवापोरेशन का रेट दो कारणों से बढ़ता है दोस्तों। पहला कारण जो मैंने बताया था कि हीट अगर ज्यादा आएगा तो इवापोरेशन तेजी से होगा। यदि हवाएं तेजी से चल रही होंगी, यदि एयर बहुत तेजी से वहां पर फ्लो कर रहा होगा तो फिर इवापोरेशन ज्यादा होगा। एक और इवापोरेशन तेज होने के पीछे कारण है, वो है आपका सरफेस एरिया। जितने ज्यादा अमाउंट में वो लिक्विड फैला रहेगा उतना अधिक इवापोरेशन होगा। तो अभी मैंने यहां पर पंखा चलाया हुआ है, पंखा चलते ही हमें ठंडा लग रहा है। कैसे? पंखा चलते ही यहां पर क्या प्रोसेस होने शुरू हो गया? इवापोरेशन। हालांकि इवापोरेशन तो पहले भी हो रहा था, लेकिन पंखा चलने से इवापोरेशन तेज हो गया। अब उस इवापोरेशन में आए तेजी की वजह से हमें ठंड लग रही होती है। अब कैसे? वो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसे हीट कहां से मिल रहा है? तो कुछ हीट तो वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है और कुछ हीट वो अपने सरफेस से ले रहा है। मतलब अगर मैं इस हाथ की बात करूं, यहां पर अगर पसीना है तो ये हाथ में जो स्किन है उस स्किन से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। वो वाटर अपना स्टेट चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट ले रहा है वो किसका लेटेंट हीट है? वो किसका गुप्त ऊष्मा है? वो है इस सरफेस का। हमारे हाथ का जो स्किन है ना, वहां से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से तो कर ही रहा है। तो यदि हमारा स्किन से हीट वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है यानी कि हमारा स्किन अब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यही वजह है दोस्तों कि हमें ठंड का अनुभूति हो रहा होता है जब हम लोग बहुत ही ज्यादा पसीने से तरबर होते हैं और पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं कि आखिर क्यों हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानिए कि कॉटन क्लोथ्स वाटर को बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। कॉटन क्लोथ्स के कंपैरिजन जो बाकी दूसरे टाइप के क्लोथ्स हैं लाइक सिंथेटिक क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, ये सब उतना अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होते हैं वाटर का। तो कॉटन क्लोथ जब हम लोग पहनते हैं और हम लोग के बॉडी में जब पसीना आता है, जब स्वेटिंग हो रहा होता है तो अंदर का वाटर को वो अब्जॉर्ब कर लेता है। वो कपड़ा हम लोग का बॉडी में जो वाटर आता है, जो स्वेट आता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और अब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? अब उस कपड़े के ऊपर इवापोरेशन। अब इवापोरेशन की वजह से वो कपड़ा और साथ ही साथ कपड़े से टच किया हुआ हमारा स्किन दोनों ही ठंडा हो जाएगा। और वही ठंडक की अनुभूति हम लोग कर रहे होते हैं गर्मियों में यदि हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहने होते हैं तो।
इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में आप कॉटन क्लोथ्स पहनिए। कॉटन क्लोथ्स जैसे ही पहनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ठंडा जरूर लगेगा, और दूसरे टाइप के क्लोथ्स पहनने के कंपैरिजन, दूसरे तरह के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो उसमें आपका बॉडी का पसीना को वो उतना एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, और यदि उस कपड़े में पसीना नहीं आया, उस कपड़े में यदि पानी नहीं आया तो वो इवापोरेट होगा कैसे? यदि आपका स्वेट इस कपड़े के अंदर ही रहेगा, यदि वो आपका पसीना इस कपड़े के अंदर ही रहेगा, तो क्या उतना तेजी से इवापोरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इवापोरेशन होने के लिए सबसे पहले बाहर सरफेस पे आना होगा, उस वाटर को सरफेस पे आना होगा, और अगर कॉटन क्लॉथ पहनेंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो वाटर इस क्लॉथ के ऊपर में आ जाएगा और बड़ी आसानी से इवापोरेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जाने कि इवापोरेशन की वजह से कैसे हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहन के अपने आप को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाते हैं। अब आता है बात कि कैसे आखिर घड़े में पानी ठंडा रहता है। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, तो इस सवाल का भी जवाब मैं आप लोग को बता ही देता हूं। यदि आपने घड़े को अच्छे से देखा हुआ होगा तो घड़ा बना होता है किस चीज का? मिट्टी का, अर्दन पॉट, इसीलिए उसको इंग्लिश में कह रहे होते हैं कि अर्थ से बना हुआ जो पॉट होता है दैट इज कॉल्ड अर्दन पॉट। तो मिट्टी के बने होने की वजह से उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे नेकेड आई से वो दिखता नहीं है। तो वो छोटे छोटे छेद होने की वजह से जैसे आप उसमें पानी डालते हो तो वो पानी धीरे धीरे रिसने लगता है और वो घड़े के बाहर आ जाता है। बाहर किसकी वजह से आया? जो वो घड़े में छोटे छोटे छेद था, जो छोटे छोटे पोर्स थे, उन पोर्स से होते हुए वो बाहर रिस रहा होता है पानी। और यही वजह है कि आप जैसे घड़े को देखेंगे तो उसका कलर कुछ अलग होगा, लेकिन जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो वो उसका कलर बदल जाएगा, वो थोड़ा सा घड़े में ब्लैकनेस आ जाता है। तो ब्लैकनेस आने का मतलब उसके बाहर में पानी आ गया। आप अगर उसको टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का हाथ में पानी महसूस हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि पानी आने के बाद होता क्या है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि इवेपोरेशन प्रोसेस, तो उस घड़े के बाहर में जैसे ही पानी आ गया वो इवेपोरेशन तेज हो गया। तो इवेपोरेशन होगा तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा कैसे? उसे हीट मिलेगा कैसे? तो दोस्तों उसे हीट मिलेगा उस अर्दन पॉट से, उस घड़े के सरफेस से वो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा और वही हीट का इस्तेमाल करके वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, यानी कि वाटर बन जाएगा वाटर वेपर। अब यदि वो सरफेस से हीट ले लिया है तो सरफेस क्या हो जाएगा दोस्तों? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहां जितना टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को अगर थोड़ा सा ले लिया जाए तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यदि घड़े का सरफेस का टेम्परेचर कम हो गया तो अंदर का पानी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी वजह से वो घड़े का पानी हमें ठंडा लग रहा होता है पीने में। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से इवेपोरेशन की वजह से आपको गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स प्रेफर किया जाता है, आप घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ पसीने से तरबर होने के बाद पंखे के नीचे आने से आप ठंडा महसूस करते हैं। तो होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इवेपोरेशन से कैसे हमें ठंडक मिलता है। आप बुक्स में अक्सर ये लाइन पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे आता है, मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गया तो आप हमें कमेंट पे लिख के जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नई वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।